Hi guys, welcome back to our channel Study per Square Centimeter. So in our 14th video of this 30 days of VARC series, we are going to do some para summary questions. So पहले जितनी भी हमने para summary solve की हैं उसमें मैंने आपको तरीका बताया था, अप्रोच बताई थी कि किस तरह से solve करें. सबसे पहले आप पैराग्राफ को पढ़ें, आइडेंटिफाई करें कि मेन आइडिया क्या है, ऑथर क्या कहना चाहता है, उसमें से जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई करें एंड फिर आप आए ऑप्शंस पे और ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू सॉल्व करना स्टार्ट करें. अगर कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें कुछ नया आइडिया या कोई ऐसा एलिमेंट आ जा रहा है जो कि हमारे पैराग्राफ में कहीं नहीं है, तो वो ऑप्शन या वो समरी हमारी गलत हो जाती है. और कोई समरी अगर ऐसी है जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स जो कि मेन आइडिया में है वो नहीं है, तो वो ऑप्शन भी हमारा या वो समरी भी हमारी गलत हो जाती है. ये चीज़ मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताई थी और मैं आज इस वीडियो में फिर से बता रही हूँ सो दैट आपको पूरी क्लैरिटी रहे सॉल्व करते वक्त. सो पहले पैराग्राफ पे आते हैं और इसे पढ़ते हैं. ऑल ह्यूमंस मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन वन और मोर कॉम्बिनेशन ऑफ टू फैक्टर्स. दिस इज आइदर इंट्यूशन और इन्फॉर्मेशन. तो ऑथर यहाँ पे डिसीजन मेकिंग की बात कर रहा है कि ये दो फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होती है, एक इंट्यूशन और एक इन्फॉर्मेशन. Decisions made through intuition are usually fast. People don't even think about the problem. It is quite philosophical, meaning that someone who made a decision based on intuition will have difficulty explaining the reasoning behind it. The decision maker would often utilize her senses in drawing conclusions, which again is based on some experience in the field of study. तो अगर कोई इंट्यूशन के बेसिस पे कोई डिसीजन लेता है तो वो बहुत फास्ट होता है एंड लोग ज़्यादा सोचते नहीं है फिर उस प्रॉब्लम के बारे में. फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो चीज़ें हैं और आपको एक डिसीजन लेना है और आपके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी हुई नहीं है, तो आप इंट्यूशन के बेसिस पे अगर डिसीजन लोगे तो आप बहुत फास्ट ले लोगे. एंड लेकिन अगर आपसे कोई पूछेगा कि आपने डिसीजन क्यों लिया, इसका क्या रीज़न था, तो आप समझा नहीं पाओगे. आपको बस एक इंट्यूशन आई, एक फीलिंग आई और आपको लगा कि ये ऑप्शन सही है. तो यही होता है कि द डिसीजन मेकर डजंट हैव that it has difficulty explaining the reasoning behind it, and the decision maker would often utilize her senses in drawing conclusions, which again is based on some experience in the field of study. On the other side of the spectrum, we have decisions based on information. These decisions are rational. It is based on facts and figures, which unfortunately also means that it can be quite slow. The decision maker would frequently use reports, analysis and indicators to form her conclusion. This methodology results in accurate, quantifiable decisions, meaning that a person can clearly explain the rationale behind it. अब अगर कोई डिसीजन है जो कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ हम ले रहे हैं, उसको फैक्ट्स के बेसिस पे, रिपोर्ट्स के बेसिस पे एनालाइज कर रहे हैं, तो उस डिसीजन को लेने में टाइम लगेगा, लेकिन वो डिसीजन एक्यूरेट होगा और क्वांटिफाइबल होगा. मतलब उस चीज़ को अगर कोई पूछता है कि ये डिसीजन आपने क्यों लिया, तो आप उस चीज़ को एक्सप्लेन कर पाओगे. तो यही डिफरेंस है इंट्यूशन के बेसिस पे और इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे डिसीजन लेने का. अब सिंस इस पूरे पैराग्राफ में इंट्यूशन का और इन्फॉर्मेशन का डिसीजन इक्वली मेंशन है, तो आपका जो समरी होगी उसमें भी ये दोनों ही चीज़ें मेंशन होनी इम्पॉर्टेंट है. सो इसी के तरह अब हम आते हैं ऑप्शंस पे. While decisions based on intuition can be made fast, the reasons that led to these cannot be spelled out. ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, बट जैसे कि मैंने कहा था कि इसमें इंफॉर्मेशन के बेसिस के डिसीजन का कोई मेंशन नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाता है. We make decisions based on intuition or information on the basis of time available. टाइम अवेलेबिलिटी की बात पूरे पैराग्राफ में कहीं भी नहीं हुई, सो दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड. इट इज बेटर टू मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन बिकॉज इट इज मोर एक्यूरेट एंड द रैशनल बिहाइंड इट कैन बी एक्सप्लेन्ड. अब हाँ, ये तो लिखा है कि ये एक्यूरेट है और रैशनल इसके जो बिहाइंड है उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट ऑथर ने कहीं भी ये नहीं लिखा कि ये बेटर है. ऑथर ने सिर्फ ये बताया कि इंट्यूशन वाला जल्दी हो जाता है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बट कहीं भी ये नहीं लिखा कि बेटर कौन सा है. सो ये भी एलिमिनेट हो जाता है. नाउ लेट्स कम टू द डी ऑप्शन. Decisions based on intuition and information result in differential speed and ability to provide a rationale.
अब यहाँ पे दोनों चीज़ें मेंशन है, इंट्यूशन के बेसिस पे भी, इंफॉर्मेशन के बेसिस पे भी डिसीजंस का दोनों ही मेंशन है। और यहाँ पे ये भी लिखा है कि दोनों की स्पीड और दोनों की एक्सप्लेन करने की कि ये डिसीजन क्यों लिया, दोनों में एक डिफरेंस है। सो यहाँ पे सारे एलिमेंट्स मेंशन हो रहे हैं एंड दिस इज गोइंग टू बी आवर करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी। Now let's come to the second para jumble. Journalism may never have been as public spirited an enterprise as editors and writers like to think it was. Yet the myth mattered. Now public spirited means that a greater good के लिए काम करना या socially या society के लिए काम करना, उसको कहते हैं public spirited. Now journalism may never have been as public spirited as enterprise as editors like to think it was. Yet the myth mattered. वो इतना पब्लिक स्पिरिटेड नहीं था, बट लोग ऐसे सोचते थे, एडिटर्स वगैरह ऐसा सोचते थे, और इस वजह से ये मैटर करता था। इट पुश्ड जर्नलिज्म टू चैलेंज पावर, इट मेड जर्नलिस्ट लोथ टू बेंड टू द whims of their audience, it provided a crucial sense of detachment. The new generation of media giants that dominates journalism today has no patience for the old ethos of detachment. अब यहाँ पे बात हो रही है दैट जो ये मिथ था कि वो पब्लिक स्पिरिटेड है, इससे ये हो रहा था कि जो जर्नलिज्म थी वो चैलेंज कर रही थी पावर को, विच मीन्स कि अगर कोई चीज़ गलत हो रही है, पावरफुल लोग कुछ गलत कर रहे हैं, तो वो उस चीज़ को चैलेंज कर पा रहे थे। इट मेड जर्नलिस्ट लोथ टू बेंड टू द whims ऑफ देयर ऑडियंस। तो वो ये नहीं करते थे कि अगर ऑडियंस कुछ देखना चाह रही है तो वो वही दिखा रहे हैं, उनको जो सही लग रहा था वो दिखाते थे, तो वो ऑडियंस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं थे। इट प्रोवाइडेड अ क्रूशियल सेंस ऑफ डिटैचमेंट। डिटैचमेंट हेयर मीन्स ऑब्जेक्टिविटी, दैट दे प्रोवाइडेड अ क्रूशियल सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। वो बहुत ऑब्जेक्टिव थे और बहुत ही ऑब्जेक्टिव न्यूज़ पब्लिश करते थे। द न्यू जनरेशन ऑफ मीडिया जाइंट्स दैट डोमिनेट्स जर्नलिज्म टुडे हैज़ नो पेशेंस फॉर द ओल्ड एथर्स ऑफ डिटैचमेंट। और आज के जो मीडिया जाइंट्स हैं वो लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। It's not that these companies don't have aspirations towards journalistic greatness. BuzzFeed, Vice, and the Huffington Post invest in excellent reporting and employ first-rate journalists, and they have produced some of the most memorable pieces of investigative journalism in this century. Now यहाँ पे बात हो रही थी कि ऐसा नहीं है कि कंपनीज को जर्नलिस्ट ग्रेटनेस नहीं चाहिए। अब इसी चीज़ को एग्जाम्पल के थ्रू बता रहे हैं कि कौन कौन सी कंपनीज हैं, वो कैसे कैसे करती हैं कि उनको जर्नलिस्ट ग्रेटनेस चाहिए और इसके लिए वो क्या क्या मेजर्स यूज़ करते हैं, दैट दे इन्वेस्ट इन एक्सीलेंट रिपोर्टिंग एंड एम्प्लॉय फर्स्ट रेट जर्नलिस्ट। तो ये मोस्ट प्रॉब्ली हमारी समरी में होना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज ये एक आइडिया का ही कंटिन्यूएशन है। नाउ लेट्स कम टू द रेस्ट ऑफ द पैसेज. But in the pursuit of audience, they have allowed the endless feedback loop of the web to shape their editorial sensibility and determine their editorial investments. So, audience के pursuit में that they need more and more audience, वो चाहते हैं कि उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, तो they have allowed the endless feedback loop. The feedback loop of the web means कि लोगों को जो पसंद आ रहा है वो वही आगे पब्लिश कर रहे हैं ताकि उनके पास ऑडियंस आती जाए। तो इससे क्या हो रहा है दैट जो एडिटोरियल सेंसिबिलिटी है एंड जो एडिटोरियल इन्वेस्टमेंट है उस पर फ़र्क आ जा रहा है। तो हमें पता चल गया इस सबसे ये क्या कहना चाह रहे हैं कि पहले पावर को चैलेंज कर रहे थे, ऑडियंस पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं थे और दे प्रोवाइडेड अ क्रूशियल सेंस ऑफ डिटैचमेंट। और अब ऐसा नहीं है, अब जो है वो ऑडियंस के परस्यूट में है, एक फीडबैक लूप ऑफ वेब हो गया है। सो ये सारे हमारे पॉइंट्स हैं। नाउ लेट्स सी दी ऑप्शंस. The belief that editorial insight can be engineered with the help of audience feedback loops has eroded the very nature of journalism. ये ऑप्शन हमारा यही एलिमिनेट हो जाता है बिकॉज यहाँ पे एडिटोरियल इंसाइट की बात हो रही है। एडिटोरियल इंसाइट की बात पूरे पैराग्राफ में कहीं भी नहीं हुई एंड दे हैव रेड दैट इट हैज़ इरोडेड द वेरी नेचर ऑफ जर्नलिज्म। इतना एक्सट्रीम होके ऑथर ने कुछ भी नहीं कहा, इट हैज़ जस्ट सेड दैट दे हैव शेप्ड देयर एडिटोरियल सेंसिबिलिटी and determine their editorial investments. So this option is incorrect. The ethos of detachment and social consciousness that marked journalism earlier has been progressively eroded by the relentless pursuit of the audience by the media giants. यहाँ पे जो वर्ड यूज हो रहा है वो है सोशल कॉन्शियसनेस,
कि सोशल कॉन्शियसनेस और डिटैचमेंट मार्क करते थे पहले के जर्नलिज्म को, जबकि फर्स्ट लाइन में ही ऑथर ने ये कह दिया था दैट दे वर नॉट वेरी पब्लिक स्पिरिटेड, ये सिर्फ एक मिथ था। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। आते हैं थर्ड ऑप्शन पे। बाय प्लेइंग टू द ऑडियंस, मीडिया जायंट्स दैट हैव इनगल्फ्ड जर्नलिज्म टुडे हैव शैटर्ड द मिथ ऑफ डिटैचमेंट and compromised editorial sensibility. Now this summary or this sentence clearly and perfectly captures the essence of the paragraph, and most probably this is only going to be our summary. But let's see the next option. The steady rise in the role of media giants in journalism and the strategic pursuit of the audience has had a damaging effect on the quality of journalism and its ethos. ना यहाँ पे बात हो रही है द स्टेडी राइज इन द रोल ऑफ मीडिया जायंट्स। राइज की बात पूरे पैराग्राफ में कहीं भी नहीं हुई। द ऑथर ओनली सेड दैट द न्यू जनरेशन ऑफ मीडिया जायंट्स दैट डोमिनेट्स जर्नलिज्म टुडे। यहाँ पे पूरे पैराग्राफ में राइज की बात तो कहीं भी नहीं हुई, सो ये भी एलिमिनेट हो जाता है। एंड सो ऑप्शन सी इज आर करेक्ट ऑप्शन एंड इट इज गोइंग टू बी आर समरी फॉर दिस पैसेज। Now let's come to the third paragraph. A distinguishing feature of language is our ability to refer to absent things, known as displaced reference. A speaker can bring distant reference to mind in the absence of any obvious stimuli. Thoughts not limited to the here and now can pop into our heads for unfathomable reasons. So अभी तक यहाँ पे ऑथर बात कर रहा है कि एक जो डिस्टिंग्विशिंग फीचर है लैंग्वेज का वो ये है कि एक एबिलिटी है दैट वी रेफर टू एब्सेंट थिंग्स, जो कि हम जिसका कोई स्टिमुलस नहीं है लेकिन वो फिर भी हमारे माइंड में आ जाती हैं और उसका कोई रीजन भी नहीं है। दिस एबिलिटी टू थिंक अबाउट डिस्टेंट थिंग्स नेसेसरली प्रीसीड्स द एबिलिटी टू टॉक अबाउट देम। थॉट प्रीसीड्स मीनिंगफुल रेफरेंशियल कम्युनिकेशन। तो इस चीज़ का जो थॉट है कि ये जो हमारी माइंड में ये ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, डिस्प्लेस्ड रेफरेंस आ जाता है, वो precede करता है the ability to talk about them. A prerequisite for the emergence of human-like meaningful symbols is that the mental categories they relate to can be invoked even in the absence of immediate stimuli. Now let's see the options. Thoughts precede all speech acts and these thoughts pop up in our heads even in the absence of any stimulus. यहाँ पे बात हो रही है that thoughts precede all speech acts. और यहाँ पे ऑथर ने पैराग्राफ में कहा था मीनिंगफुल रेफरेंशियल कम्युनिकेशन। सो ऑल स्पीच एक्ट्स की बात कहीं भी नहीं हुई एंड सो इसमें एक ऐसा एलिमेंट आ गया है जो कि पैराग्राफ में कहीं नहीं है, तो ये हमारी समरी में भी होना पॉसिबल नहीं है एंड इसलिए यही एलिमिनेट हो जाता है। द एबिलिटी टू थिंक अबाउट ऑब्जेक्ट्स नॉट प्रेजेंट इन आवर एनवायरमेंट प्रीसीड्स द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन। अब इसमें सारी चीज़ें मेंशन है एंड इसमें कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट भी नहीं है, सो दिस इज गोइंग टू बी आवर समरी एंड मोस्ट प्रोबेबली दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, बट लेट्स स्टिल सी द नेक्स्ट ऑप्शंस. Thoughts are essential to communication and only humans have the ability to think about objects not present in their surroundings. यहाँ पे जो चीज़ लिखी है वो है only humans, और पूरे पैराग्राफ में ऑथर ने ये कहीं नहीं लिखा कि ये चीज़ सिर्फ ह्यूमंस में होती है. उसने लैंग्वेज की बात की है, ह्यूमन लाइक मीनिंगफुल सिंबल्स की बात की है, पर he has never written that this is present only and only in humans. So this option is eliminated. Now let's come to the option D. Displaced reference is particular to humans and thoughts pop in our heads for no reason. Again इस sentence में भी यही लिखा है that displaced reference is particular to humans. Again this was never mentioned in the paragraph and so this option is also eliminated. And जो option हमारा सही आ जाता है वो है option B, and this is going to be our summary for third paragraph. By this we come to an end of our today's video. I hope you liked this video and it was helpful to you.